Hi friends, I welcome you to Pastor Joy Clement YouTube channel. This is an edited version of a family seminar organized by Beersheba Church of God, Chhatrapur, New Delhi through Zoom. You are going to watch the second session of a 5-session seminar on marriage, a covenant perspective. This second session is titled as the practical implication of covenant perspective on marriage. The class focuses on intimacy and exclusiveness in marriage. This session is in Hindi, but there are highlights in English. You will also able to watch my PowerPoints in this video. It's my prayer, dear ones, that God bless you through this video and your marriage through this session. God bless you all. What are the practical implications of covenant relationship in our marriage? That's my focus today. मैंने आपको लास्ट वीक में बताया कवेनेंट एक रिलेशनशिप है जिसके जरिए परमेश्वर अपने लोगों के साथ जो रिश्ता है उसको ऑर्डर में लाता है. रिलेशनशिप को मेक करने के लिए ही नहीं, ऑर्डर में लाने के लिए भी परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है करके मैंने आपको बताया. ये जो ऑर्डर क्यों परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं ये कवेनेंट को अपने लोगों के साथ, क्योंकि कवेनेंट के जरिए दो पार्टियां उनके जीवन के सबसे इंटीमेट सबसे महत्वपूर्ण एक रिलेशनशिप में ऐसा ट्रांसलेशन किया है कि सबसे घनिष्ठ मानवीय संबंध में आ सकता है. और ये परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें परमेश्वर और इंसान सबसे घनिष्ठ एक संबंध में आ सकता है. इसलिए परमेश्वर कवेनेंट को इस्तेमाल करता है. एक उदाहरण देके मैं प्रैक्टिकल हमारे पारिवारिक जीवन में मैं आने के लिए मैं चाहूंगा. जब ये कवेनेंट वाजा बांधा जाता है, क्या करता है कि आपने वचन में खास रीति से नया नियम में और पुराना नियम में भी है, आपने देखे होंगे कि एक बलि वस्तु को काट कर रखते हैं और उसके बीच में से होकर निकलता है दोनों पार्टियां. अब्राहम और परमेश्वर के बीच में जो कवेनेंट है वो कवेनेंट के बारे में आपने पढ़ा है वचन में, उत्पत्ति के किताब में. अब्राहम ने क्या किया, सारे बलि वस्तुओं को वो काट कर रख दिया और जब थोड़ी देर निकल गया परमेश्वर उतर कर आया और हमें परमेश्वर उसमें से होकर निकल कर गया. क्या कारण है? ये कारण है कि ये वाजा इतनी घनिष्ठ है, वो एक दूसरे का, अगर आप उस वाजा से हट जाता है एक दूसरे का जीवन को मानता है. So you are ready to give your life in order to fulfill this covenant relationship. इसलिए वो एक बलि वस्तु को काट कर उसके बीच में से दोनों पार्टियां निकल कर जाते हैं. यही बात आप परमेश्वर और इस्राएली लोग जब होरे पहाड़ में जब वाजा बांधा, आपने परमेश्वर का वचन में पढ़ा है, मूसा से कहा एक मेमने को लेना है, बलि चढ़ाना है और बलि चढ़ाने के बाद वो बलि का लहू, वो चढ़ाए हुए बलि मृग का लहू सारे लोगों के ऊपर आमीन आप क्या करना है, छिड़काना है करके मूसा के जरिए परमेश्वर ये गवाही दिया था. और नया नियम में जब हम आ जाता है, उस बलि वस्तु कौन है? यीशु मसीह है. प्रेज द लॉर्ड. और यीशु मसीह क्या करता है, अपने आप को एक बलि वस्तु के रूप में समर्पण किया और उसके लहू हमारे ऊपर छिड़कने के कारण, इसलिए जब प्रभु भोज हम देखते हैं ये कहते हैं कि नया वाजा का लहू है. व्हाट डज दैट मीन? वाजा का लहू, दैट मीन्स हम एक कवेनेंट में, परमेश्वर और इंसान
एक कवनेंट में आ गए हैं, वो कवनेंट के लिए और दूसरे कोई बलि मृग का लहू नहीं चढ़ाया गया, एज इट वॉज इन ओल्ड टेस्टामेंट पीरियड। मूसा का जरिए एक मेमना को चढ़ाया और उसका लहू लोगों के ऊपर छिड़काया गया, ऐसा नया नियम में नहीं छिड़काया गया। परंतु हर हफ्ते जब कभी हम प्रभु के मेज में भाग लेते हैं, वो लहू हमारे अंदर हम लेते हैं और प्रभु के दास हमसे ये कहता है कि ये नया नियम की वाजा की लहू है। What does that mean? ये इसका मतलब ये है कि वो वाजा परमेश्वर और इंसान के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध है, वो वाजा तोड़ने के लिए अपना जान देना पड़ता है। That is the most intimate human relationship। मैं प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, जब शादी के बारे में हम देखते हैं, शादी में जो वाजा हम एक दूसरे के साथ हम बांधते हैं, दैट इज द मोस्ट इंटीमेट ह्यूमन रिलेशनशिप। हालेलुया। कारण क्या है आपको मालूम? ये दिस वाजा, दिस कवनेंट यूनाइट्स ए मैन एंड ए वुमन इन वन फ्लैश रिलेशनशिप। हालेलुया। एक बनाना अलग अलग तरीके से हम समझ सकता है। मैं दो तरीके से इस बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। एक कि एक परिवार के रूप में बांधा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। विवाह में किसी मूल परिवार को छोड़ना और एक तन होने के लिए एकजुट होना, या एक पति या पत्नी के लिए एक हो जाना शामिल है। प्रेज द लॉर्ड। जो दो मूल परिवारों से अलग एक नई परिवार की इकाई की स्थापना का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। दो परिवार में निकले हुए और जन्मा है, पालन पोषण किया है, ऐसे दो परिवार के जो व्यक्ति क्या करते हैं, अपना परिवार को छोड़ते हैं। लिविंग, मैंने क्या किया, उसको इन्वर्टेड कोमा में डाला है। पास्टर जसन भी उसको इन्वर्टेड कोमा में डाला है। छोड़ने का मतलब आपको समझना है, प्रायोरिटी छोड़ना। यीशु मसीह ने भी ये बात को बोला, अरे मेरे पीछे आने के लिए जो कोई चाहते हैं वो क्या करना है, अपने आप को त्यागना है, परिवार को त्यागना है, माता पिता को त्यागना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए उसको छोड़ने के लिए, परंतु उसका मतलब ये है कि आपको राइट प्रायोरिटीज आपको सेट करना है। मतलब आपके जीवन में शादी के बाद, परमेश्वर के बाद नेक्स्ट आपका स्पाउस आता है, आपका फैमिली आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो छोड़कर अपना पैदाइश के परिवार को छोड़कर क्या करता है, उन दोनों मिलकर एक नई परिवार की शुरुआत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो एक समझने का तरीका है। बट उसको एक तन बनना एक और तरीका से हम समझ सकते हैं। एक तन होने का इंटीमेसी के हिसाब से मैं आपको थोड़ा क्लियर आपको सामने रखने के लिए आज के ये क्लास में मैं चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इंटीमेसी, इसका मतलब देयर आर डिफरेंट इंटीमेट रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में किसी के साथ भी इंटीमेट रिलेशनशिप ना हो, ये भी हो सकता है। इंटीमेट रिलेशनशिप नॉर्मली हमारे जीवन में ये देखता है कि पिता के साथ घनिष्ठ ये जो संबंध के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इंटीमेट रिलेशनशिप शायद आपके पिता के साथ में होगा, माता के साथ में होगा, कोई सिस्टर या ब्रदर के साथ में होंगे, या कोई फ्रेंड्स, बहुत घनिष्ठ एक संबंध, ऐसे कुछ लोग हो सकता है। अधिकतर जो रिलेटेड है या फ्रेंडशिप में है, ये ऐसे एक घनिष्ठ संबंध आप देख सकते हैं। एक डेफिनेशन में उसके लिए अगर इंग्लिश में बोलूं तो ये है कि एन इंटीमेट रिलेशनशिप इज एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी रहता है, इमोशनल इंटीमेसी रहता है। मैं उसको थोड़ा और क्लियर बाद में बताऊंगा डिटेल्स में। Although an intimate relationship is commonly a sexual relationship, it may also be a non-sexual relationship involving family and friends. तो ये intimate relationship या घनिष्ठ संबंध को अलग अलग तरीके से हम समझ सकता है। इंटीमेसी को अलग अलग तरीके से हम समझ सकता है।
एक है एक इमोशनल इंटीमेसी, दूसरा है फिजिकल इंटीमेसी। ये एक एक मैं थोड़ा क्लियर करके आपको बताऊंगा ताकि आप ये कनिष्ठ संबंध को, पति पत्नी के बीच में जो कनिष्ठ संबंध है और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। परंतु इस स्लाइड में मैं एक ही पॉइंट को आपको शेयर करने के लिए चाहता हूं। व्हाई गॉड इज आस्किंग अस टू कम टू एन इंटीमेट रिलेशनशिप, ये बोलकर ये अलग अलग किस्म की इंटीमेसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए परमेश्वर ये कवनेंट के जरिए एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब शादी के समय पर, पहली शादी के समय पर, कहां देखते हैं, एदन की वाटिका में हम देखते हैं आदम अकेले रहना अच्छा नहीं है करके किसको लगा, परमेश्वर को लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को नहीं लगा, परमेश्वर को लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक निद्रा में लेकर आया। निद्रा में लेकर आने के बाद परमेश्वर उसका ही एक हिस्सा निकालकर हव्वा को, ईव को बनाए, और उस ईव को परमेश्वर अब्राहम के सामने लेकर आया। मैं चाहूंगा डाली अभी उसका 23वां आयत को पढ़िए, दूसरा अध्याय का उत्पत्ति, दूसरा अध्याय का 23 को पढ़ेंगे। The man said, "This is now bone of my bones." या जब परमेश्वर हव्वा को आदम के सामने लेकर आया तो आदम बोल रहा है, दिस इज दिस इज बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लेश ऑफ माई फ्लेश। नेक्स्ट, she shall be called woman, for she was taken out of man. Okay, naming is very significant in Old Testament. बाइबल में नेमिंग, मैं उसी में नहीं जा रहा हूं। दो स्टेटमेंट यहां पर मैन कर रहा है, आदम कर रहा है। एक ये क्या है करके वो डिफाइन कर रहा है। वो क्या है, वो ये बताया कि लास्ट, दिस इज द बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लेश ऑफ माई फ्लेश। ये मेरा ही हिस्सा है करके किसको लगा, आदम को लगा। वो आदम को लगने के बाद और उसके डिक्लेरेशन परमेश्वर के सामने आदम करने के बाद आदम क्या किया, उस फ्लेश को आदम ने क्या किया, उस स्त्री को आदम ने नाम दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। नाम दे दिया। वो नाम क्या दे दिया, आमीन, and shall be called woman, for out of man this one was taken। पुरुष से निकाला गया है, इसलिए उसको स्त्री नाम किसने दिया, आदम ने, आदम ने दिया। जब आदम ने यह स्टेटमेंट कहा, इसको बहुत ही सावधानी से और समझदार से हमें समझना जरूरी है। मैं उसको सेक्रेड बॉन्ड बिटवीन ए मैन एंड ए वुमन जब हम सीखेंगे उस समय ज्यादा विस्तार से मैं उस समय आपको बताऊंगा। इसलिए जस्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बोलकर मैं आगे जा रहा हूं। ये जब ये बात कहा स्त्री के बारे में, तब 24 वर्ड्स इज फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। परमेश्वर अभी कह रहा है, क्या कह रहा है, फॉर दिस रीजन जब इंसान ने यह अंगीकार किया, पुरुष ने यह अंगीकार किया कि दिस इज माई बोन ऑफ माई बोन एंड फ्लेश ऑफ माई फ्लेश करके, और उसको नाम दे दिया, तब परमेश्वर ने बोला फॉर दिस रीजन। वो जो वर्ड वहां पर इस्तेमाल किया ना, देयरफॉर, वो वर्ड फॉर दिस रीजन is a very significant word. We will study it in detail later when we discuss a sacred bond. This reason a man leaves his father and his mother and cling to his wife and they become one flesh. They become one flesh. प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, this reason, therefore, परमेश्वर ने बोला अपने किंडर्ड को, किंडर्ड वही वर्ड को इस्तेमाल किया है। वन फ्लेश के लिए अलग एक हिब्रू ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिलेगा, तो किंडर्ड ब्लड रिलेशनशिप को बताता है। ये जो मूल ब्लड रिलेशनशिप को छोड़कर इंसान क्या करेगा, पुरुष क्या करेगा और स्त्री क्या करेगी, अपना मूल ब्लड रिलेशन को छोड़कर लिविंग अपना मूल ब्लड रिलेशन को, दोनों एक तन बन जाएंगे। They will connect like same as
a blood relation. Praise the Lord. How that is possible, I am going to share with you in the next slide. ये कैसे संभव होगा, मैं उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने के लिए मैं चाहूंगा। ये जो वन फ्लैश रिलेशनशिप, एक तन ये जो संबंध है, नॉर्मली हम उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप के या फिजिकल इंटिमेसी के और से ही काफी बार हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में काफी बार ये शब्द को इस्तेमाल किया, ये वन फ्लैश रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया न्यू। एडम न्यू हिज वाइफ, न्यू, ओके। वो जो वर्ड यादा, वो जो हिब्रू वर्ड इस्तेमाल किया न्यू करके, वो जो जाना या न्यू जाना, काफी बार हमारा संस्कृति में या हमारा जमाने में ये जो जाना न्यू, उसको इतना ज्यादा महत्व हम नहीं देता है। परंतु हिब्रू कल्चर में और हिब्रू लैंग्वेज में वो जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है। उसको केवल फिजिकल इंटीमेसी के रूप से ही अधिकतर सेवक लोग समझाया, और मैं भी ऐसे ही समझाया था। परंतु इन दिनों में मैं सीख रहा हूं केवल न्यू करके जो वर्ड है, एडम न्यू हिज वाइफ, अब्राहम न्यू हिज वाइफ, जाना करके जो शब्द है वो केवल एक फिजिकल इंटीमेसी के बारे में ही नहीं बोल रहा हूं, परंतु उसको अलग अलग स्तर से, अलग अलग टाइप ऑफ इंटीमेसी के रूप से, कैटेगरीज में हम उसको समझ सकते हैं। मैं उसको नया नियम के हिसाब से भी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, क्यों बुलाया? साथ में रहने के लिए बुलाया। साथ में रहने के लिए क्यों साथ में रहना है? ताकि उन लोग समझ सकते हैं कि ये कौन है करके। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये पूछा, अब तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? समझ में आ रहा है आपको? 3.5 साल उनके संग रहने के कारण हमें जो भीड़ है वो उनके संग नहीं रहा। ओके, उन लोग केवल उसका चमत्कार को ही देखा, उनका प्रचार को ही देखा, और उन लोगों ने केवल उसका अद्भुत कार्य को ही देखा। इसलिए उन लोगों ने इसके हिसाब से उनके बारे में बोला कि ये एक बड़ा भविष्यवक्ता है। ओके, let them say so. But Jesus asked his disciples, उनके साथ रहने के लिए बुलाए हुए लोगों से, अपने 12 चेलों से उसने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? आमीन। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये पूछा तो पतरस आगे आकर बोल रहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। किसको? यीशु मसीह को जाना, साथ में रहने के कारण। जरूर वहां पर यीशु मसीह कहता है ये फ्लैश और ब्लड नहीं है, मतलब ह्यूमन सेंस से नहीं, परंतु परमेश्वर आपको, मेरा स्वर्गीय पिता ने इस बात को आपको रिवील किया है। परंतु ये रेवलेशन प्राप्त करने के लिए उनके साथ रहना एक अनिवार्य बात था। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग जो स्तर है मैं आपको लेके जा रहा हूं। सबसे पहले इमोशनल इंटीमेसी, हमें भावनात्मक नजदीकी। काफी जो फैमिलीज में और काफी जो रिलेशनशिप में हमें जरूर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, फिजिकल इंटरेक्शन और इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, बट दे नेवर गेट इनटू एन इमोशनल इंटीमेसी लेवल। भावनात्मक नजदीकी में नहीं पहुंचते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, ये अलग अलग जो इंटीमेसी है, अगर कोई भी इंटीमेसी को एक अच्छे तरीके से आपको समझना है, ये बाकी जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसी का भी स्तर में आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू एंजॉय योर फिजिकल इंटीमेसी, you need to grow in your emotional intimacy. इमोशनल इंटीमेसी में या एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी में, स्पिरिचुअल इंटीमेसी में जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको फिजिकल इंटीमेसी और गहराई से आप उसको समझ पाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, आप अनुभव कर पाएंगे। ये बोलकर मैं आपको एक एक इंटीमेसी के बारे में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, मैं आपको few words I would like to explain what it is. What is emotional intimacy? It requires that you and your partner make active and conscious choices to speak, reveal and trust. ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है। स्पीक, ओके, आप अपना पार्टनर बोलते हैं, रिवील करते हैं मतलब एक्सपोज करते हैं, मतलब आप प्रकट करते हैं, और एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं। काय के ऊपर? आपके इमोशनल नीड्स के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। काफी लोग इंडिया में भी काफी बार ये भावनात्मक जरूरतें हम प्रकट नहीं करते हैं। ओके, ये प्रकट नहीं करने के जरिए कारण काफी बार एक दूसरे समझ नहीं पाता है कि ये मेरा पति का या मेरा पत्नी का इमोशनल नीड्स क्या है। In Indian culture, we have now been taught that you have to suppress all your भावनात्मक सारे नीड्स को, आपके जरूरत को क्या करना है, आपको सप्रेस करके दबा कर रखना है करके हमें सिखाया गया, कभी भी प्रकट नहीं करना। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, यू नीड टू रिवील इन ऑर्डर टू गेट इनटू एन भावनात्मक नजदीकी में, आपका कवनेंट रिलेशनशिप में, मैं बाहर नहीं बोल रहा हूं, ओके, परंतु आपके पत्नी या पति के बीच में आपका भावनात्मक जरूरत क्या है, उसको आपको क्या करना, यू हैव टू स्पीक। डालिया को मुझे बोलना है, अरे आपके हमें हाथ मेरे ऊपर थोड़ा डाल दे, मुझे थोड़ा ढाप दे, ओके, आई वांट टू गेट कंफर्टेड, मुझे थोड़ा होल्ड कर दे करके मुझे बोलना। जब यू फील इट सो यू हैव टू। काफी बार हम सक्षम नहीं है समझने के लिए हमारा पति का या पत्नी का भावनात्मक जरूरतें क्या है करके समझना हमारे लिए हम सक्षम नहीं है। सो यू हैव टू शेयर, यू हैव टू स्पीक और रिवील भी करना है। ओके, हर इमोशनल भावनात्मक नीड्स, ओके, आप बोल नहीं सकते हैं। मेनी टाइम यू कैन नॉट स्पीक इन वर्ड्स आर नॉट इनफ, सो यू हैव टू रिवील इट, you have to reveal it, okay? आपको उसको प्रकट करना है। फॉर एग्जाम्पल, काफी बार सोते समय डालिया बोल रहे हैं आपका हाथ दे दो, ओके, हाथ कहाँ, ऊपर नहीं है, सिर के नीचे, ओके, सिर के नीचे, तो मेरा दाहिना हाथ उसका सिराना बन जाता है। मैं बोलता अरे भाई आपके पास इतनी अच्छे सिराना है, ओके, अमेरिका में आके बहुत सुंदर सॉफ्ट एंड अच्छा हमने खरीदा है, ओके, तकिया वो तकिया को आप इस्तेमाल करें, नहीं, मेरा हाथ उसको चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज? इट्स एन इमोशनल रेवलेशन, उसको रिवील कर रहा है। भावनात्मक एक पति के हाथ में सोते समय सम इमोशनल नीड्स आर मेट ओवर दैट। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, सेक्सुअल रिलेशनशिप ही सारे नीड्स को पूरा नहीं करते। काफी गलत सोच है ये। आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रहने के बावजूद भी आप अच्छा एक कवनेंटल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कैसे आपको मालूम? बाकी जो इंटीमेट जो इंटीमेसी नीड्स है, नजदीकी की नीड्स है, अगर अच्छे तरीके से मीट किया जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा एक पति पत्नी आशीषित रीति में अपना जिंदगी बिता सकते हैं। कहीं ना कहीं से हमें एक गलत भावना है कि पारिवारिक जीवन सेक्सुअल इंटरकोर्स का ही और सेक्सुअल रिलेशनशिप का ही मजबूती से और सुंदरता से सबसे सुंदर बन जाता है। नहीं है, ये हमें गलत चिंता, गलत शिक्षा दुनिया ने हमें हमारे अंदर भरा है। मसीह लोग समझना है, विश्वासी लोग समझना है, आमीन, सेक्सुअल रिलेशनशिप इटसेल्फ इज नॉट इनफ। मैं आपको बताता हूं, और केवल वो ही नहीं है, बाकी सारे जो नजदीकी की अलग अलग तरीकाएं हैं, टाइप्स ऑफ इंटीमेसी है, 5 प्रकार की आपस की नजदीकियां हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ही मजबूत जरूरी है वन फ्लैश बनने के लिए। तो इमोशनल इंटीमेसी है, तो यू हैव टू बी केयरफुल टू हियर, अटेंड द इमोशनल बीट्स ऑफ योर स्पाउस। ये कभी भी हो सकता है, ओके, कभी भी हो सकता है। तो आपको समझना है, ओके। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं।
जब आप जानते हैं, मैं जब इंडिया में था बहुत सफर करते थे, इधर आकर 5 साल से आराम से घर में हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने रेस्ट दे दिया। पहले तो घर में बैठने का ही जगह नहीं, समय नहीं था। जब कभी मैं ट्रैवल करके आते हैं, मुझे मालूम है एक चीज घर में तैयार है। क्या है आपको मालूम? सांबार है। वो सांबार जो है, जो सारे नॉर्थ इंडियन वाले भी समझते हैं सांबार को, वो सांबार जो है, मेरा जो घर की जो लास्ट 1 वीक या 2 वीक्स की जो ट्रैवल की जो इमोशनल बिट्स है, उसको पूरा डाल देते हैं। मतलब सेटिस्फाइज इट, जो है ना, वो सांबार जो मेरा वाइफ की जो सांबार है, वो सांबार के साथ एक खाना खाने से सेटिस्फाइड वो फील होता है कि मैं घर में पहुंच गया। नॉट जस्ट फूड, but that fulfills your emotional needs. Are you getting what I'm talking about? पत्नी, पति, आप समझना है ये। मैं पति होने के नाते मैं मेरा जो नीड्स मैं बोल रहा हूं, अगर डालिया भी बोलना शुरू करेगा तो वो अपना तरीके से बताएंगे। बट यू नीड टू स्पीक ईच अदर, देन ओनली दे विल कम टू नो। मे बी एक स्पेशल ड्रेस होगा, ओके, आपका पत्नी या पति पहनने का एक विशेष ड्रेस होगा, वो पहनकर आपने देख लिया, यू आर सेटिस्फाइड इमोशनली। Okay, are you getting what I'm talking about? Emotional intimacy. Second है intellectual intimacy. Okay, intellectual intimacy. What does that mean? Intellectual intimacy है कि या बहुत है ना, बौद्धिक नजदीकी थोड़ा डिफिकल्ट है ये दो है ना आपस में आने के लिए। हमारे जीवन में उसमें काफी गड़बड़ी हो जाती थी, परंतु आजकल हम अच्छा हो रहा है। आज भी वो मुझे सिखाने लगे कि इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी में आ गए, ये कि आपका पति या आपका पत्नी कहाँ वीक है, एक दूसरे को वो आप समझते हैं और कोई भी नहीं समझता है इंटेलेक्चुअली। मैं आपको बताऊं, इंटेलेक्चुअली यू मे बी वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट यू हैव सम वीक पॉइंट्स इन योर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। वो वीक पॉइंट कहाँ है करके किसको मालूम? आपको मालूम है, आपका पत्नी को मालूम है। Where is your weak point in your intellectual processing? तो पत्नी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे या पति ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, परंतु आपका परिवार के जीवन के बारे में हो या आपके मंथली इनकम डील करने के बारे में हो या आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हो या आपके बच्चों की शादी के बारे में, उनका भविष्य के बारे में हो, आप तो सारे सोच, आपका विचार एनालाइज करते हैं एडमिशन के बारे में, ये सब कुछ। परंतु एक चीज जो वीक पॉइंट में आपने छूट गया, पत्नी आकर बोलेंगे ये बात को भी ध्यान देना है। अरे वो तो अगर ये ऐसा है तो हमको ये सारे प्लान चेंज करके वो आना, मैं कभी नहीं सोचा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस इज इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। ये इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी होने के लिए दोनों पार्टनर्स, ये कोई भी जगह पर इक्वल होने का कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल इंटीमेसी में इक्वल नहीं हो सकता है, इमोशनल इंटीमेसी में इक्वल नहीं हो सकता है, दोनों डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। एंड हर कपल अलग है, ये भी समझ लीजिए, एवरी कपल्स आर डिफरेंट, ओके। बट इफ यू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, रिलेशनशिप में आते हैं, आपका पति का, आपका पत्नी का सही, जहां वो वीक है इंटेलेक्चुअली, यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट। क्या करते हैं, ये धीरे धीरे ये संबंध बढ़ जाते हैं ना, जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं आकर बोलते हैं डालिया यही मैं प्लान कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, साल से पति ने समझा या पत्नी ने समझा कि उसको बोलने से जो मैं, जहां मैं वीक हूं सोचने में, वो मेरा फुलफिल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 टन नहीं है, 1 टन बन जाता है। एंड यू शैल एबल टू गो फर्दर एंड अचीव मेनी थिंग्स। Many families are not getting into that level. Intellectual intimacy में, बौद्धिक नजदीकी में नहीं आता है। Hope you understand. Experiential intimacy. What is experiential intimacy? Experiential intimacy is shared experiences of life. Shared experiences of life. Starts with shared experience। मैं उदाहरण से बोल रहा हूँ, काफी लोग सेवक लोग हैं, इसलिए सेवगाई, और मेरा भी ज्यादा अनुभव सेवगाई में है, मैं उससे मैं बोल रहा हूँ। हमेशा ये बोलते हैं, यू आर रिपीटिंग योर सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन। मैं जब बोलता हूं, मैं उसको, मुझे ध्यान में नहीं आता है,
परंतु जब ये डालिया मेरे साथ बैठकर ये सुनती है, जब मैं प्रचार करता हूं, मैं मेरा क्लियर कर बताती है, आप इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय खर्चा करते हैं और पॉइंट्स में नहीं आते हैं। जब जब मैंने बाद में वो बात क्लियर कर लिया, जब आकर मुझे बोला आप एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादा आप जोर नहीं दे रहे हैं, आज भी यही होने वाला है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? यू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। अगर प्रचार करने के लिए उसको बोलेंगे शायद वो नहीं करेगी, परंतु जो प्रचार आप करते हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। समझ में आ रहा है आपको? खाना पकाते हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, परंतु टेस्ट करने के बाद आपको बोलते हैं इसमें थोड़ा और नमक आने से अच्छा होगा। समझ में आ रहा है आपको? वर्किंग टुगेदर, एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। इसलिए जो कुछ भी बनाने के बाद अनुभवात्मक नजदीकी, आप जब मिलकर काम करते हैं, उसमें जो वीक पॉइंट्स है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तन हो जाता है। उसके बाद हालेलुया, मैं आपको बोलता हूं टुगेदर यू विल एक्सेल, वन फ्लैश हो जाता है, एक दूसरे फुलफिल करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट ओके, उसको क्या कर, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? ये शेयर्ड एक्सपीरियंस होना है तो स्टार्ट विथ ए कमिटमेंट। पहले जब बोलते हैं सही होना जरूरी नहीं है, बट आप वो जो बोलते सुनने के लिए तैयार हो जाए। शी और ही हैज टू नीड टू लर्न। सो उसके लिए मौका नहीं देंगे, वो कभी भी कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हर रिलेशनशिप में आगे। मैं उसमें आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। यू हैव टू हमें स्टार्ट विथ कमिटमेंट। और दूसरा, हमें बाद में क्या हो सकता है, क्या एक बर्डन अपनाते हैं अपने पत्नी के लिए, पति के लिए एक बर्डन अपनाते हैं। जब मेरा पति प्रचार करते हैं, ही हैज टू डू बेस्ट। जब मेरा पत्नी खाना बनाती है, शी हैज टू डू बेस्ट। एक बर्डन एक दूसरे के अंदर शेयर हो जाता है। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करें, कल्मिनेट इन म्यूचुअल फुलफिलिंग में, एक दूसरे में आप फुलफिल करते हैं, यू विल बी सेटिस्फाइड। आमीन। जब अपना पार्टनर चले जाता है, इसलिए काफी अपने सेवक लोगों को देखा, अच्छे परिवारों को देखा, पति पत्नी को देखा, दे बिकम हैंडीकैप्ड। अभी वो नहीं रह सकते हैं, जो किया है नहीं कर सकता है। अरे इतना स्मार्ट पर्सन था, अभी क्या हो रहा है? बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, खाना नहीं बना पाता है, सेवगाई नहीं कर सकता है। हैव यू सीन सच पीपल इन मिनिस्ट्री? दे वर डूइंग एक्सेलेंट वर्क, बट जब पार्टनर चला जाता है फिर वो एक्सेल नहीं कर पा रहा है। थोड़ी देर लगता है, 1 साल 2 साल लगता है, क्योंकि द अदर वन फ्लैश होकर कर रहा था, जब एक चले जाता है हैंडीकैप्ड हो जाता है जिंदगी में, मिनिस्ट्री में, कार्य में, तो वो पूरा नहीं कर पाता है। सो वी हैव टू गो फर्दर टू ऑल दिस levels. The last one is spiritual intimacy. The same way in all other areas I shared, in spiritual intimacy also you mutually enrich each other. Hallelujah. Spiritually mutually enrich each other. जब आपका पत्नी को एक जरूरत है, आत्मिक जरूरत है, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले किसको पता चलता है? आमीन, पति को पता चलता है। पति शायद 1000 किलोमीटर दूर है, आमीन, पत्नी को पता चलता है। कैसे आपको मालूम है? स्पिरिचुअल इंटीमेसी के कारण परमेश्वर प्रकट कर देता है। हालेलुया। किसको प्रकट करके देता है? जो स्पिरिचुअली इंटीमेट है, उनको परमेश्वर प्रकट करके देता है। उसके कारण एक दूसरे को वो सपोर्ट कर पाते हैं। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब ये है प्रियो, हम सब एक दूसरे में ये इंटीमेट रिलेशनशिप में हमें आगे बढ़ना है। लेट मी कंक्लूड। नजदीकी इन सभी रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मानव विकास के लिए, विकास इन द सेंस रिलेशनशिप के बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। ये कैसे शुरू होता है? मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, यस, म्यूचुअल सेल्फ गिविंग के जरिए, मैंने आपको बोला म्यूचुअल सेल्फ गिविंग के जरिए ही शुरू होता है। आप अपने आप में ये आने के लिए आप कभी भी इंतजार नहीं करना। आप इंतजार करने से कभी नहीं आएगा। यू हैव टू गिव योरसेल्फ टू योर स्पाउस। लेट मी टेल इट इन हिंदी। ये परस्पर अपने आप को दे देना है। कवनेंटल रिलेशनशिप आपस में दे देने के जरिए ही आप ये इंटीमेट रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। 5 stages of relationship.
विवाह संबंध के मुख्य 5 चरणें। जब मैं ये बातों को, ये 5 चरणों को बोलेंगे, आप सोचना है आप कौन सी चरण में है और उसमें से आप कैसे आगे बढ़ सकता है करके आप अपने आप को जांचना है। फर्स्ट चरण क्या है? पहला चरण जो है एक्साइटमेंट के चरण है। प्रेज द लॉर्ड। एक्साइटमेंट की चरण में ये विशेषता है कि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। Praise the Lord. It occurs when you are beginning to get to know each other. It might also be called the fantasy phase of your marriage. और हनीमून पीरियड के रूप में हम जानते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि दोनों जोड़ी, आई मीन पार्टनर्स, दे लुक लाइक परफेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, परंतु ये ज्यादा नहीं चलता है। एवरेज आपको मालूम है कितने समय तक चलता है? 3 महीने ही चलता है। कुछ परिवार में उससे कम है और ज्यादा से ज्यादा 1 साल चलता है। ओके, हमेशा हनीमून में नहीं रहता है कोई भी। तो एक्साइटमेंट स्टेज है, पहला चरण उत्तेजना चरण है। थोड़ी समय के बाद आप कौन सी चरण में जाते हैं? रियलिटी के चरण में जाते हैं। ओके, हकीकत आप समझना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एंगेजमेंट में या जब डेट कर रहा था या एक दूसरे को मिलकर बात कर रहे थे, उस समय जो व्यक्ति को आपने देखा, उस व्यक्ति से टोटली एक डिफरेंट पर्सन को अभी आप देखने के लिए आपको मिलेगा। हाँ, उनका स्वभाव अलग हो सकता है। आमीन। जब पहले एक्साइटमेंट पीरियड में आप उसको ध्यान देने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि आप इमोशनली इंटीमेसी में आप आगे बढ़ रहे थे, उसमें आप बाकी सारी चीजों को आप भूल गए हैं। परंतु अभी वो जो फिजिकल इंटीमेसी में थोड़ा समय और रियलिटी में वो आता है, तब आप रियलिटी में अब बाकी बातों के बारे में भी आप ध्यान देना शुरू करते हैं। तब समझ में आता है कि ये व्यक्ति, मैं जो व्यक्ति को देखा था उससे काफी भिन्न है करके। ओके, दे स्टार्टेड टू सी ईच अदर्स फ्लॉस। हमें कमियों को देखना शुरू करते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, ये कितना देर तक लगेगा मुझे नहीं मालूम। शायद कुछ परिवार है हमेशा इसी में ही रहता है। आगे ऐसा रहने का कोई जरूरत नहीं है प्रियो, इसमें से आप आगे बढ़ सकता है। आमीन। आगे बढ़ना, कुछ लोग कहां जाते हैं आपको मालूम है? ये रियलिटी को, हकीकत को जानने के बाद कुछ लोग एक चरण में जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट चरण में जाता है। आमीन। उन लोग क्या करते हैं, सारे बातों को, अभी वो एक्साइटमेंट नहीं है मैरिज में, इंटीमेसी के कोई भी लेवल में एक्साइटमेंट नहीं है। उन लोग बहुत ही स्थिरता, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कौन सी चरण, आशाभंग होकर अपना जिंदगी बिताना शुरू करते हैं। काफी परिवार है इंडिया में, बहुत ज्यादा है ना। इधर क्या होते हैं, अमेरिका में डिवोर्स कर देते हैं, परंतु इंडिया में डिवोर्स नहीं करते, परंतु उन लोग डिसअपॉइंटेड होकर पूरा जिंदगी बिताएगा। सोचो, पहला 3 महीने का एक्साइटमेंट या 4 महीने के एक्साइटमेंट के बाद 40 साल डिसअपॉइंटमेंट की जिंदगी जीने वाला परिवार है। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप वहां पर रहने का कोई जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट चरण में आप हमें बढ़ सकते हैं। वो क्या है? स्टेबिलिटी का। आमीन। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, रियलिटी हकीकत है, परंतु रियलिटी नॉट नेसेसरली टू लीड यू टू डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट में रह गया आ गया है, प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप डिसअपॉइंटमेंट में रहने का कोई जरूरत नहीं है। आप कहां जा सकता है? स्टेबिलिटी में, स्थिरता की चरण में आप जा सकता है। स्थिरता के चरण में क्या होता है कि आप एक दूसरे को, ये इंटीमेट रिलेशनशिप का जो पहले मैंने आपको बोला, 5 प्रकार की जो इंटीमेट, जो इंटीमेसी की बातें मैंने आपको बोला, हर इंटीमेट रिलेशनशिप में एक दूसरे को फुलफिल करते हुए रहना उन लोग शुरू करेंगे वो स्थिरता का। ओके, अपने गलतियां देखेंगे, रियलिटी में ही कभी कभी वापस जाते हैं, बोलते हैं आप ये नहीं है, परंतु वो वहां पर नहीं रहता, स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर।
मेरा ये उद्देश्य ये है, जो कोई आज ये क्लास में भाग ले रहा है, आप सभी लोग ये जो स्टेबिलिटी के उसमें आना है, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा गोल कहाँ है? 5वां चरण है। स्टेबिलिटी में वर्कआउट करके ही रहने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, परंतु हमें कहां बुलाया है? 5वां चरण में। वो 5वां चरण में है, कहां है? सेल्फ गिविंग में, अपने आप को दे देने का उस चरण तक आपको पहुंचना है। जब उस स्तर तक जब आप आने चरण तक आप जब पहुंच जाता है, यू बिकम वन फ्लैश, यू बिकम वन फ्लैश। यही आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। ओके, प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। आप सोचना है कि हम लोग कहां हैं। यू हैव टू डिसाइड, एक दूसरे के साथ बात करके आपको डिसाइड करना है इस स्टेजेस में हम कहां हैं। अगर आप रियलिटी के स्टेज में है, या डिसअपॉइंटमेंट के स्टेज में है, या स्टेबिलिटी के स्टेज में है, तो आपको सोचना है आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो हमें इंटीमेट होने के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ता है, बाइबल पढ़ना पड़ता है, उपवास में बैठना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, सुसमाचार सुनाना पड़ता है, और प्रभु के नजदीकी के साथ चलना पड़ता है। वैसे ही वी हैव टू वर्क इट आउट। हमारा एक दूसरे के साथ जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो आगे बढ़ना है तो वी हैव टू वर्क इट आउट। इसलिए आज आप ये प्रैक्टिकल एक असाइनमेंट के साथ चले जाइए कि ये कैसे आप वर्क करने के लिए जा रहा है। और प्रभु इस वचनों के जरिए आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आप ये वीडियो के जरिए आशीषित हुआ है। अगले वीडियो में, इन द थर्ड सेशन, आई विल शेयर अबाउट द मैरिज ए सेक्रेट रिलेशनशिप। मतलब विवाह को एक पवित्र बंधन के रूप में हम देखेंगे। We will reach to you on Sunday next week with the third session. Don't forget to share this video if you are blessed by this session, to bless your friends. Please support this ministry by subscribing to this channel. If you have any suggestions, please write it in the comment box below. God bless you all.